नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हमने जाना है अभी तक कि अगर हमें अपने वात, पित्त और कफ इन तीनों का बैलेंस रहेगा आपके शरीर में, तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं करमजीत सिस्टर से कि किस तरह से उसका बैलेंस क्रिएट करें। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि किस तरह से वात, पित्त, कफ ये हमारे शरीर का हिस्सा है और किस तरह से ये हमें हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जी अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि एज वाइज ये डिफर करता है, वात, पित्त, कफ का बैलेंस जो है, या कुछ और है? जी बिल्कुल। डे 1 से लेके जिस दिन हम जन्मते हैं, पैदा होते हैं, डे 1 से लेके 14 साल की उम्र तक जी, कफ प्रधान रहता है, डोमिनेट करता है बॉडी के ऊपर। ओके, इसीलिए कफ बच्चों में कफ की प्रकृति बॉडी के अंदर ज्यादा रहती है। ओके, अगर बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है और सारे फैक्टर्स उसके आसपास नॉर्मल हैं, तो कफ ही प्रधान रहेगा। अच्छा, और 14 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक पित्त प्रकृति बॉडी में प्रधान रहती है, अच्छा, डोमिनेट करती है। ओके, 60 साल की उम्र के बाद अंटिल डेथ वात की प्रकृति बॉडी में प्रभाव ज्यादा रहता है, ओके, उसके प्रधान में रहती है। तो ओके, इस तरह से कफ, पित्त, वात, वैसे भी देखिए उनका इट इज KPT, कफ पित्त वात, KPV आता है। यहाँ भी कफ, फिर पित्त, फिर वात। अच्छा, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी पहले कफ प्रधान है, फिर पित्त प्रधान है, फिर वात प्रधान है। ओके। जी। तो सिस्टर, अगर कोई बीमारी है, जो सपोज अगर किसी को डायबिटीज है, तो वो डायबिटीज कौन से वाले से कनेक्टेड है? मतलब कफ, पित्त, वात की सबका कॉम्बिनेशन होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज है जो डायबिटीज को क्रिएट करती है, या कोई भी बीमारी को क्रिएट करती है? हर एक बीमारी का कॉम्बिनेशन जो बनता है कफ पित्त वात का, हर एक डिजीज में अलग है। अच्छा, अब कफ पित्त और वात बने कैसे हैं? मतलब हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, जी, 5 एलिमेंट्स से ये बॉडी बनी है। राइट। पर सिस्टर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बिकॉज अगर 5 चीज़ों से हमारी शरीर बनी है, तो हमारे जो दोषाज है वो तो 3 ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कफ पित्त और वात एलिमेंट्स नहीं है, वो हमारे बॉडी की प्रकृति है। ओके, 5 एलिमेंट्स मिल करके कफ, पित्त और वात को बनाते हैं। अब अच्छा, सबसे पहले ले लीजिए वात, वायु। तो हमारी बॉडी में जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश है। वायु और आकाश मिलके वात तत्व बनाते हैं। अच्छा, वायु और वायु तत्व और आकाश तत्व मिलकर के बॉडी में वात दोष को बनाते हैं। जी। तो आकाश आ गया प्लस वायु आ गई तो वात बन गया। ऐसे ही जल और पृथ्वी मिलकर के कफ बनाते हैं। अच्छा, जल और अग्नि मिलकर के पित्त बनाते हैं, क्योंकि जो जल है और आकाश है, इन्होंने मूवमेंट देनी है, ओके, एग्रवेट करते हैं ना, फ्लो। जल फ्लो दे रहा है अग्नि को, तो वो पित्त बन गया। जल कफ को प्रमोट, मतलब कफ कैसे बना है? पृथ्वी तत्व जो है, मीन पृथ्वी इज हैवी, इसलिए जो कफ कारक होगा बॉडी जिसकी, उसकी बॉडी हैवी होती है थोड़ी सी। कफ प्रकृति वाले लोग पित्त प्रकृति वाले और वात प्रकृति वालों से थोड़े से हेल्दी होते हैं, बिकॉज उनमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है। लेकिन अर्थ एलिमेंट के साथ क्या आया? जल तत्व। तो जल तत्व और अर्थ एलिमेंट ने मिल करके कफ बना दिया। ओके, जी। दिस इज सो ब्यूटीफुल सिस्टर। मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा होगा, क्योंकि सिस्टर, दिस इज सो अनबिलीवेबल कि हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसको हमको फिट करना है, उसके लिए हम जिम जाते हैं, हम योगा करते हैं, हम चीज़ें करते हैं, लेकिन हमको तो मेन बात तो पता ही नहीं थी अभी तक। जी, इसमें भी जी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। नो नो प्लीज। इसमें भी डिफरेंस है, किसको योगा करना चाहिए, किसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसको जिम करना चाहिए और किसी को प्राणायाम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी डिफरेंट है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि एज मैटर करती है, जैसे 14 साल की उम्र से कम
व्यायाम की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि बच्चा नेचुरल खेल कूद में होता है। जी। नेचुरली वो खेलता है, कूदता है, कभी ऊपर चढ़ेगा, नीचे आएगा, कुछ ना कुछ शरारतें करता रहेगा, उसका शरीर चलता ही रहता है जी, ना। साइक्लिंग करते हैं, सब यस, कुछ करते ना हैं। कुछ बच्चे खेलते हैं, सब राइट। मस्ती करते हैं। 14 साल की आयु से 60 साल की आयु के बीच में वाघ भट्ट जी ने कहा, कठोर परिश्रम करो, जितना हो सके शरीर से काम लो, जितना हो सके मेहनत करो, जितना हो सके वर्कआउट करो, एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, सब करो। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद आपका परिश्रम कम होता चला जाना चाहिए। ओके। जैसे जैसे 60 वर्ष के बाद आयु बढ़ती जाए, वैसे वैसे आपका जो वर्कआउट है वो भी कम होना चाहिए, लाइट हो जाना चाहिए। लाइट हो जाना चाहिए। Right. अगेन, जैसे हमने कल बात करी थी, स्लो टू फास्ट एंड फास्ट टू स्लो। यस। सो सूरज भी ऐसे ही है, धीरे धीरे चढ़ता है, फिर धीरे धीरे ढलता है। राइट। तो दोपहर के टाइम पे बिल्कुल प्रखर होता है, प्रखर धूप होती है, एकदम फुल तेज में होता है। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी बॉडी 14 साल से 60 साल की उम्र के बीच में बिल्कुल फुल अपने तेज में होती है, फुल फोर्स में होती है। Right. तो उससे जितना काम लेना है लें, जो करवाना है करवाएं, जितनी आविष्कार करने हैं, जितना आपको बढ़िया से बढ़िया अचीवमेंट्स करनी है वो करें। ये 60 वर्ष के बाद धीरे 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 उसको स्लो करते जाएं। राइट। फिर आप रिलैक्स करें, एंजॉय करें। मतलब ऐसा नहीं है कि कम करने का मतलब ये नहीं है कि बस अब खत्म हो गया, बुजुर्ग हो गए, अब तो कुछ करना ही नहीं। राइट। वो मानसिकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन 60 साल से लेके 100 वर्ष की आयु तक जो 40 साल हैं, वो 40 इयर्स थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड में बॉडी जानी चाहिए, टूवर्ड्स व्हेन यू आर मूविंग 100। 60s पे ज़्यादा करो, 65 70s पे पहुंच के थोड़ा और कम, 80s में पहुंच के और कम, इस तरीके से। ओके सिस्टर, थॉट लेवल पे अगर हम बात करें तो थॉट लेवल पे कौन सा जो है इन तीनों में से रोल प्ले करता है? बिकॉज आजकल आप नोटिस करेंगे कि डिप्रेशन या उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां हमें आजकल लोगों को देखी जा रही है होते जी। हुए। ऐसे में इनमें से तीनों में से कौन सा रोल प्ले करता है फॉर थॉट्स? कफ प्रधान है, उसके परिप्रेक्ष्य में या उसके प्रभाव में ही हमारा जो मानसिक स्तर है वो उसका बैलेंस और इम्बैलेंस बनता है। ओके, तो मतलब कफ जो आप कह रहे हैं वो जो हमें सर्दी होती है वो वाला कफ है ये? नहीं नहीं, हमने कफ, पित्त और वात को जो डिस्कस किया, हाँ जी। कफा वो है खांसी, COUGH, कफ। राइट। वो है खांसी जो हमें आती है, Right. बलगम बनती है। इधर इट इज अ ड्राई कफ या वो बलगमी कफ होता है। राइट। लेकिन कफा जो है वो पूरी बॉडी में है। ये त्रिदोषाज हैं, कफ, अच्छा। पित्त और वात, ये 3 दोषाज हैं, पूरी बॉडी के अंदर हैं। तो मतलब कफा इज डिफरेंट और कफ इज डिफरेंट। यस, समझा। कफा के बिगड़ने से एक स्थिति पैदा होती है कि आपको साइनस, सर्दी, खांसी, जुकाम होता है। अच्छा। वो कफा के बिगड़ने से होता है ओके, ना। मतलब कई ये एक बीमारी है एक तरीके की। बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन, ओके। इट्स ओनली अ कंडीशन। Okay. लेकिन अगर इस छोटी सी कंडीशन को आप मेडिसिन लेकर के सप्रेस करते हैं, देन यू गिव राइज टू द डिजीज। अच्छा। फिर आप बीमारी को जन्म देते हैं। खांसी होना बीमारी नहीं है, खांसी को सप्रेस करके दमा हो जाना वो बीमारी वो है। बीमारी। एज़मा हो जाना वो बीमारी है। मतलब दीदी आप कहना चाह रहे कि हम ही अपनी खुद की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं ना बॉडी के अंदर में बाय Yes. हैविंग मेडिसिन्स। या ओके। बाय डूइंग सप्रेशंस। अच्छा। सप्रेस नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आपको कफ हुआ है, खांसी हुई है या थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हुआ है, आप उसमें एक काढ़ा बना के पी लेते हैं, उससे सप्रेशन नहीं होने वाला। राइट। इट्स जस्ट मिक्सचर ऑफ कुछ जड़ी बूटियां हैं, जी। आपने 2-3 चीज़ें ली, अजवाइन ले ली, सौंफ ले ली, आपने थोड़ा सा उसमें इलायची डाल दी, तुलसी ले ली, अदरक डाल दिया, इससे कोई सप्रेशन नहीं होने वाला। वो कफ की स्थिति में सिर्फ आपको एक हीट प्रोड्यूस करेगा, बॉडी में हीट देगा, गर्माइश देगा, Okay. दैट्स इट। तो आपको अच्छा लगेगा। जाना कफ ने अपने टाइम पर ही है, लेकिन आपको काढ़ा लेने से थोड़ा सा वार्मथ महसूस होगी, अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसको मेडिसिन लेकर के सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जी। देन यू गिव राइज टू द डिजीजेस लाइक न्यूमोनिया, वी गिव राइज टू द डिजीजेस लाइक TB, लाइक एज़मा। फिर उन सारी चीज़ों को हम जन्म दे देते हैं। ओके। एंड वी नेवर न्यू कि हम ये छोटी छोटी कंडीशंस जो आ रही थी, वो तो कफ, पित्त और वात के इम्बैलेंस से आ रही थी, नेचुरली आ रही थी।
तो हमने उसको होने नहीं दिया, कफ बढ़ गया मान लीजिए बॉडी में, तो वो आपको खांसी लगा देगा या आपको कोल्ड कर देगा। आपका जो कोल्ड है वो बहकर निकल जाएगा, निकल गया मतलब कफ शांत हो गया, कफ Right. सम हो गया, कम हो जाएगा अपने आप। लेकिन हमने क्या किया, उसको बहने नहीं दिया, हमने उसको रोक दिया जी कि रुक जा वहीं पे, फिर वो अंदर एक्यूमुलेट होगा, अंदर एक्यूमुलेट होकर के बड़ी बीमारी को जन्म देगा। सो ट्रू। So this सिस्टर is what यहाँ पर happens. बिल्कुल सिस्टर एक और चीज मैंने नोटिस किया है, कई लोगों को ना बहुत मतलब 12 महीने सर्दी रहती है, जी मतलब उनको बहुत ही तकलीफ में रहते हैं, बिकॉज थोड़े दिनों के लिए भी हमें सर्दी होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ करने का बिल्कुल। मन नहीं करता। हमारे दर्शकों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको परमानेंट सर्दी रहती Yes. है, उनके लिए आपका क्या उनको कहना है? 12 मंथ साइनस की प्रॉब्लम रहती है, दैट इज Okay. साइनस। यहाँ पे Okay. एक साइनस नाड़ी होती है, साइनस होने की वजह से उनको 12 मंथ्स लगातार गर्मियों में भी सर्दी होती है। ओके। जब कनक कटाई का काम चलता है उनको उससे एलर्जी हो जाएगी, उनको तब भी स्नीजिंग होगी, तब भी कोल्ड हो जाएगा, एलर्जिक महसूस करते हैं वो खुद को, जी। एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसे उसमें कफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और कफ को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है तेल को। अच्छा। जी, तेल, ऑयल हो गया। ऑयल आप जितना ऑयल का प्रयोग करेंगे, जितना आप गुड़ का प्रयोग करेंगे, गुड़ जो है वो भी कफ को बैलेंस रखता है। अच्छा। थोड़ी सी ऑयल की मात्रा, थोड़ा सा गुड़ की मात्रा, गुड़ सबसे ज़्यादा काम करता है कफ को बैलेंस करने के लिए। आपका ओके। कफ हमेशा बैलेंस रहेगा। देसी घी पित्त को बैलेंस करता है ऑलवेज। ऑयल जो है वो वात को भी बैलेंस करता है। तो ज़्यादातर अगर आप गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो उसमें फास्फोरस होता है, वो अल्कलाइन होता है, तो गुड़ का अगर प्रयोग करते हैं तो तब भी आपका जो कफ है वो शांत रहता है। हाउ ब्यूटीफुल या सिस्टर, मतलब आपकी बातों से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये समझ पा रही हूँ कि हमारे इंडियन किचन के अंदर में सभी इलाज औषधियाँ हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी है। है और हम खुद रियलाइज नहीं कर पाते। कई जी। बार सिस्टर एक और चीज़ मैंने सुनी है पहले कि जो भोजन भी जिस तरह का इंडियन स्टाइल का भोजन है जिसमें कई बार जीरा पड़ता है, हल्दी पड़ता है, ऑल दीज आर मेडिसिन, जैसा मैं Yes, आपसे अभी सीख पा all रही are हूँ। medicines. सो आई थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं कि किचन में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती है हेल्दी होने के लिए, वो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जो सामग्री है वो हमें हेल्दी बना सकते हैं? अब देखिए, सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हर किसी के घर में तेल यूज़ होता है, राइट। कुकिंग ऑयल यूज़ होता है कुकिंग के लिए। अब जिसकी बॉडी में एसिडिक है, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी फील होती है, या बर्प्स आते हैं, या उनको बहुत गर्मी महसूस होती है, अगर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा ऑयली खाना खाएगा तो उसका पित्त और बढ़ेगा, उसको अच्छा। गर्मी और फील होगी। लेकिन कफ प्रकृति वाला और वात प्रकृति वाला अगर ऑयल की इनटेक लेगा तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उनके लिए अच्छा है। वात वाले के लिए बहुत अच्छा। खाना खाने के बाद गुड़ ले लिया तो कफ वाले के लिए बहुत अच्छा। गुड़ कफ को सम रखता है, ऑयल वात को सम रखता है, और देसी घी वो पित्त को सम रखता है। तो गाय का देसी घी, एक्चुअली देसी काऊ का जो देसी घी है वो एक्चुअली कफ पित्त वात तीनों को ही सम रखता है। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा पित्त को शांत रखने में वो कारगर है। जी, तो ऐसे ही हमारे जो जितने भी किचन में यूज़ होने वाले मसाले हैं, ऑल्दो इट्स अ ग्रीक वर्ड गिवन, जो मसाले वो हमारे ग्रंथों में ये नाम नहीं था, मसाले नाम हमें विदेश से मिला है। अच्छा। तो जो मसाले हम किचन में आज नॉर्मल भाषा में सब मसाला वर्ड ही यूज़ करते हैं, तो उनको जब हम अपने किचन में अपने भोजन में यूज़ करते हैं तो हर एक चीज़ को यूज़ करने का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब जब आपने तड़का लगाया, तड़के में जब आप जीरा डाल रहे हैं तो जीरा ठंडा है, सौंफ वो भी ठंडी है, लेकिन उसमें जब आप अजवाइन डाल रहे हैं तो वो पित्तनाशक है, हींग डाल रहे हैं तो वो पित्तनाशक है। तो हींग और अजवाइन और जीरा जब इसको हम डाल रहे हैं, ज़्यादातर दोपहर में यूज़ करें। रात के भोजन में ज़्यादा अजवाइन और हींग जीरा उसको ना यूज़ करें, क्योंकि रात को वायु बॉडी में ज़्यादा है तो पित्त भी चाहिए, तो पित्त का नाश नहीं करना। दोपहर में पित्त ज़्यादा है, पित्त का नाश करना है, तो दोपहर में आप अपने खाने में अच्छे से उसका छौंका लगा सकते हैं, छौंक लगा सकते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, मक्खन ज़्यादा लीजिए। ओके। तो ऐसे जिनका कफ प्रधान है तो कफ को वो शांत करता है। ओके। तो ऐसे सिस्टर, अगर हमें ये
ये पर्सनल क्वेश्चन है बट मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमको इनकी रेसिपीज मिल सकती है? बिकॉज ये सच में, बिकॉज मेरा ये मानना है कि चेंज लाने के लिए शुरुआत हमें ही करनी पड़ती है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जगह अगर हो जहाँ पर हम वात पित्त कफ बैलेंस करने की रेसिपीज हमें पता चले तो मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे हमारे देश में ऐसे धनी ऐसे धरोहर हैं, धनी धोरी ऐसे बहुत हैं, जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। उनकी नेचुरोपैथी की, आयुर्वेद की अपनी वेबसाइट्स हैं। ओके। जैसे अमृतसर में एक नित्यानंदम श्री हैं, उनका अपना बहुत बड़ा आयुर्वेद का कारोबार है। जी। तो वो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पर और अपने वेबसाइट पर सब कुछ दिया हुआ है। जी। और रामदेव जी हैं, आप Right. पतंजलि के वेबसाइट पे जाकर के भी शायद बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, उनसे ज्ञान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी। फिर राजीव दीक्षित जी की भी शायद कुछ वेबसाइट्स होंगी, उनका भी जो सोर्स है, जो मटेरियल है, उससे आप ये चीज़ें उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने भी वाग्भट, अष्टांग हृदयम, वाग्भट जी का जो आयुर्वेद है, निघंटू है, राजीव दीक्षित जी हैं, इन सभी के सोर्सेज को लेकर के ही ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। जी। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, दे आर द ओरिजिनल सोर्स। राइट। उससे निकाल करके पब्लिक को कैसे देना है, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। तो इवन आई एम ट्राइंग, मेरे अपने वेबसाइट पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सबको सेग्रीगेट करके वेल प्लान्ड मैनर से डाल दिया जाए, जी। कि कोई भी उस पे जाए और चेक कर ले कि वात इंक्रीज करने वाले ये फूड्स हैं, रिड्यूस करने वाले ये फूड्स हैं। राइट। ऐसे ही पित्त के लिए, ऐसे ही कफ के लिए। तो इन सम टाइम शायद वो भी रेडी हो जाएगी, तो वहाँ से भी रेफर किया जा सकता है। ताकि ब्यूटीफुल। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना हो सके उसको वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से हम अपने एपिसोड्स में भी डिस्कस करते रहें। दीदी, आपने कहा था कि दिनचर्या बहुत ज़रूरी है, रूटीन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका तीनों कफ, पित्त और वात तीनों के तीनों बैलेंस हो सकते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों की रूटीन या दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस करके क्लियर किया है कि कफ प्रकृति प्रधान होती है डे 1 से लेके 14 साल की उम्र तक। राइट। यस। यस। कफ बिगड़ा हुआ किसी का भी हो सकता है, किसी भी उम्र में कफ बिगड़ सकता है, लेकिन डे 1 से लेके 14 साल की उम्र तक कफ प्रकृति बॉडी में प्रधान रहती है, ओके। डोमिनेट करती है। इसलिए रेकमेंड किया गया है वाग्भट जी द्वारा कि 1 से 14 साल की आयु तक के बच्चों को लंबे समय तक सोने देना चाहिए, स्पेशली इन द मॉर्निंग। ओके। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है जब कफ अपने मतलब खूब उसका तेज ज्यादा होता है, प्रभाव ज्यादा होता है। तो वो जब अपने अल्टीमेट जोर शोर पर काम कर रहा है, उस समय जब बच्चा सोता है, उसका कफ शांत रहता है। इसमें आप देख लीजिए कि आपका जो भी दर्शक देख रहे हैं कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो किस आयु के हैं। 4 साल तक हैं, 16 घंटे की नींद एक्सेप्टेड है। 4 साल से 8 साल के बीच में है तो 12 से 14 घंटे की नींद एक्सेप्टेड है। और अगर 8 साल से 12 साल या 14 साल के बीच में है तो 8 से 9 घंटे की नींद उनके लिए एक्सेप्टेड है। ओके। तो उस हिसाब से बच्चे को सोने दें। उससे क्या होगा, नेचुरली कफ वाले को नींद ज्यादा आती है। इसीलिए आप एक यहीं पर रिलेट करके देखिए, जब भी किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है उसको नींद बहुत आती है। हाँ, ये बात सच है। यस। और उन्हें जो सिरप भी दिया जाते हैं उसमें भी नींद होती है। उसमें भी नींद होती है। Right. क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है कि कफ प्रकृति जब बिगड़ गई, कफ जब बॉडी में बिगड़ गया तो उसको सम करने के लिए नींद जरूरी है। Okay. तो जब छोटा बच्चा नींद करता है तो उसका मन काल्पनिक होता है, उसकी कल्पना बहुत ज्यादा हायर लेवल पे चली जाती है, उसका इंटेलिजेंस बढ़ता है, तो उसकी जो स्टडीज है वो प्रभावशाली होंगी, उसका कंसंट्रेशन लेवल माइंड का बढ़ेगा। और अगर आप उसको जोर जबरदस्ती करके थोड़ी नींद लेने देते हैं और उसको जबरदस्ती उठा देते हैं तो उससे बच्चे का मन जो है वो प्रभाव में आता है। राइट। वो चिड़चिड़ा होगा, वो गुस्सैला हो जाएगा, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसको क्रोध ज़्यादा आएगा और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और कई बार बच्चे घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट। और जितने भी लोग, वाग्भट जी ने यहाँ तक लिखा है कि जितने भी लोग क्रिमिनल्स होते हैं वो ज़्यादातर कफ के प्रभाव में ही वो सारे क्राइम करते हैं। अच्छा। कफ बिगड़ा,
मन को शांत नहीं किया, नींद अच्छी नहीं ली, कफ आपका बिगड़ता चला गया, आपका माइंड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसमें गुस्सा आएगा, उसमें क्रोध आएगा और आप रिवेंजफुल हो जाएंगे। ओके, जी। मतलब इस लेवल तक इन तीनों का रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। yes, it's Okay. not only related to the physical body, जी, but it is also related to the hormonal balances, it is also related to the emotional balances. तो मतलब अगर मेरा इन तीनों में से कुछ भी इम्बैलेंस है तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उदासी रहूं पूरे दिन, Yes. या फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ, ऐसा भी Yes, होता है? बिल्कुल होता है। ओह, कफ पित्त और वात के बैलेंस एंड इम्बैलेंस दोनों की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली या तो आपका बैलेंस इम्बैलेंस खाने की वजह से हो रहा है, या दवाइयों की वजह से हो रहा है, या नेचुरली अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। राइट, तो जब इम्बैलेंस हुआ तो इम्बैलेंस की वजह से मानसिक पर भी प्रभाव पड़ सकता है, फिजिकल शारीरिक पर भी प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड। ना तो हम अकेला शरीर है, ना हम अकेला ही आत्मा है, राइट, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। राइट, तो आत्मा और शरीर दोनों को ही बैलेंस करने के लिए फिजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स एंड मेंटल फैक्टर्स तीनों ही बैलेंस होने ज़रूरी हैं। तो तीनों में ही कफ पित्त वात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाओ। सिस्टर, एक और चीज़, जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे मैंने सुना है कहीं पर कि जैसे वात और पित्त किसी का इम्बैलेंस होता है, Yes. या फिर मतलब अदर जो भी कॉम्बिनेशंस है, ये तीनों के बीच में भी ऐसे कपल टाइप भी होता है कि क्या होता है? यस, देयर आर ऑलवेज टू। किसी का तो सिर्फ वात प्रकृति होगी, अच्छा, किसी की बॉडी सिर्फ पित्त प्रकृति होगी, किसी की सिर्फ कफ प्रकृति होगी, किसी की कफ और पित्त दोनों होगी, किसी की पित्त और वायु दोनों होंगी। ओके, तो वो सबकी अलग अलग है। ओके, यस, अब जैसे सपोज मैं अपना ही एग्जांपल ही ले लूं, तो मेरी बॉडी पित्त और वात दोनों ही है। जी, अगर मैं गर्म चीज़ ज़्यादा ले लेती हूँ तो पित्त बिगड़ जाता है, अगर ठंडी चीज़ ज़्यादा ले लेती हूँ तो वात बिगड़ जाता है। तो ओह, दोनों को ही बैलेंस करना है, मुझे पित्त को भी बैलेंस करना है, वात को भी बैलेंस करना है। तो इसलिए अपनी बॉडी की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको समझ करके उसकी दिनचर्या चलाएं। राइट, इसीलिए हम कफ की दिनचर्या की बात कर रहे थे बिल्कुल, कि कफ प्रकृति वाले बहुत ज़्यादा प्राणायाम, व्यायाम और भाग दौड़ वाली चीज़ें वो कम करें। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा, योग आसनास, व्यायाम और प्राणायाम ये कम से कम करें, और मालिश ज़्यादा करें। ओके, जिनकी बॉडी कफ वाली है कफ वाली। वो मालिश ज़्यादा करें। सिस्टर, आज हमने बहुत सारी बातें आपसे सीखी, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर मन को हमें शांत रखना है, पीसफुल रखना है, तो कफ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें अपने मन को शांत रखना है तो हमें अपने कफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने एक और चीज़ जाना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें सुबह के वक्त अगर आप ठीक से सोने दें तो उनका कफ जो है वो टोटली बैलेंस हो जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।